हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। नाउ वी हैव डन विद सेशन 1, वी हैव डन विद सेशन 2, वी हैव डन विद सेशन 3 एंड वी हैव डन विद सेशन 4 एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द केस स्टडी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां पे हम लोग वो केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से पूछा है या पूछ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द केस स्टडीज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 16, अब तो क्या दिया है, it says that Ashura Limited, a listed entity, proposed to issue 1 lakh sweat equity shares to its promoter। मतलब किसको इशू किए जा रहे हैं? प्रमोटर्स को। Following from the following share price data, identify the price at which sweat equity shares shall be issued। अब क्या क्या डेटा दिया हुआ है? क्लोजिंग प्राइस इन द मार्केट ऑन रिलेवेंट डेट। देखो यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट दे आर गिवन इज द क्लोजिंग प्राइस। ओके, देन सेकंड क्या दिया है, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो of closing price of the rated equity share quoted on stock exchange during last 6 months preceding the relevant date। मतलब यहाँ पे what they have given that average of weekly high and low of closing price कितने दिन का दिया है, of closing price during last 6 months preceding the relevant date, that is the second information they have given। and third क्या दिया है, average of weekly high and low of closing price of the related equity shares quoted on stock exchange during the 2 weeks preceding the relevant date। मतलब these are the three information they have given। now if you remember the pricing concept जो हमने सीखा था, उसमें दो ही चीजें कंसिडर करनी होती है, एक एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइस फॉर 2 weeks बिफोर द रेलिवेंट डेट एंड सेकेंड फॉर 6 months, मतलब 26 weeks बिफोर द रेलिवेंट डेट। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है दैट इज क्लोजिंग प्राइस, दिस इज नॉट रेलेवेंट, ये आपके काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अगर हम लोग रेगुलेशन 7 देखते हैं तो 7 में क्या लिखा है कि मिनिमम इशू प्राइस शैल बी द हाईएस्ट ऑफ बोथ। अब यहाँ पे कौन कौन सा प्राइस है, एक 354 है, दूसरा 350 है, तो मिनिमम इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 354, विच एवर इज हायर, हाईएस्ट ऑफ द अबव, विच एवर इज हायर। तो मतलब 354 और 350 में विच एवर इज हायर कौन सा हो जाएगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, तो विच एवर इज हायर, तो कौन सा प्राइस हो जाएगा, 354। अच्छा यहाँ पे ये 340 दिया है, मान लो ये 400 दिया होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को सिर्फ दो ही कंसिडर करना है, कौन सा, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइस फॉर लास्ट 2 weeks बिफोर द रिलेवेंट डेट एंड 6 months बिफोर द रिलेवेंट डेट, उसका जो प्राइस है उन दोनों प्राइस का विच एवर इज हायर इज गोइंग टू बी द मिनिमम इशू प्राइस। डन। चलो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन भी है और 2019 में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है। क्वेश्चन क्या लिखा है, A listed NBFC has been granted license to run a small finance bank by Reserve Bank of India। मतलब जो लिस्टेड NBFC है उसको लाइसेंस ग्रांट किया गया एज स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसने लाइसेंस ग्रांट किया है, बाय RBI ने, अंडर रिसेंटली अनाउंस पॉलिसी टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द कंट्री। ड्यूरिंग द लास्ट 3 years द एट्रेशन रेट मतलब जो एम्प्लॉयज का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी, so the attrition rate for top level management employees was not very high। मतलब लास्ट 3 साल में एम्प्लॉयज का मूवमेंट उतना फास्ट नहीं हुआ है। As RBI has granted license to many small banks, मतलब RBI ने अभी लाइसेंस ग्रांट किया है, लिस्टेड NBFC को तो दिया है और भी कई सारे NBFCs को, बैंक को लाइसेंस दिया है। इसका मतलब एम्प्लॉयज की डिमांड होगी, टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हर बंदा क्या करेगा, कॉम्पिटिटर्स के जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको उठाने की कोशिश करेगा। तो क्या लिखा है, एंड देयरफॉर द प्रमोटर्स ऑफ द बैंक फील दैट द एट्रेशन रेट विल बी हाई इन कमिंग पीरियड। मतलब बैंक के मैनेजमेंट को क्या लगता है, बोर्ड को क्या लगता है कि फ्यूचर में एट्रेशन रेट बढ़ने के चांसेस हैं। The board of director wish to allot sweat equity shares to employees. You being a compliance officer advise the board about the pricing of sweat equity share। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि you being a compliance officer advise the board about the pricing of sweat equity share। मतलब ये लोग क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं आपसे, प्राइसिंग। ऊपर ही कहानी का मतलब नहीं है,
आपको बोर्ड को एक नोट एडवाइस देना है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइसिंग। और प्राइसिंग अभी हमने डिस्कस किया था कि प्राइस क्या होता है, मिनिमम इशू प्राइस विल बी द हाईएस्ट ऑफ टू, एंड हाईएस्ट ऑफ टू में क्या था, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइस फॉर लास्ट 6 months बिफोर द रेलेवेंट डेट, एंड सेकेंड एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइस फॉर लास्ट 2 weeks बिफोर द रेलेवेंट डेट। अच्छा, इसके अलावा तो कैसे लिखा जाएगा, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे डेट लिखना चाहो तो डेट लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा। सब्जेक्ट क्या है, प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट स्वेट इक्विटी शेयर्स टू एम्प्लॉइज द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू प्राइसिंग नीड टू बी कंप्लाइड। और आप अपने को यहाँ पे प्राइसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट लिखना है, which is nothing but regulation 7। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है, the price of sweat equity shares shall not be less than the higher of following, मतलब whichever is higher। किस किस में, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ क्लोजिंग प्राइस फॉर लास्ट 26 weeks, मतलब 6 months बिफोर द रेलेवेंट डेट एंड 2 weeks बिफोर द रेलेवेंट डेट। अच्छा, इसमें रेलेवेंट डेट किसको बोला गया है, रेलेवेंट डेट इज नथिंग बट, व्हाट इज रेलेवेंट डेट, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया उससे पहले का जो 30 days पहले जो डेट था, दैट इज टू बी कॉल्ड एज रेलेवेंट डेट। सेकंड क्या लिखा है, इट सेज दैट कि अगर कंपनी के शेयर्स मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं लेकिन किसी एक ही एक्सचेंज पे कोटेड है, मतलब हर जगह इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है और एक एक्सचेंज पे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, तो किस एक्सचेंज का प्राइसिंग कंसिडर करने का, उस एक्सचेंज पे जहां पे प्राइस फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। क्या लिखा है कि अगर कंपनी के शेयर मल्टीपल एक्सचेंज पे लिस्टेड भी हैं और कोटेड भी हैं तो उस एक्सचेंज का प्राइसिंग कंसिडर करने का जहां पे हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो क्या लिखा है, द स्टॉक एक्सचेंज where there is the highest trading volume during that year, that date need to be considered। and fourth क्या लिखा है कि if the shares are not quoted, मतलब मल्टीपल एक्सचेंज अगर किसी एक पर्टिकुलर डेट पे शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं हुई है तो क्या लेने का, द शेयर प्राइस ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे शैल बी कंसिडर्ड। क्लियर, ये हम लोगों ने सेशन 3 में किया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, Z Limited has issued sweat equity share for non-cash consideration. What are the possible accounting treatment? बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अंडर सेशन 2 कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है when you are issuing shares for consideration other than cash, non cash consideration, जहाँ पे आपको एक मूवी का सीन भी दिखाया था, एक एडवर्टीजमेंट भी दिखाया था, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दैट अगर आपका नॉन कैश कंसिडरेशन इज इन द नेचर ऑफ एसेट है विच इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन, तो वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगा। एंड अगर नॉन कैश कंसिडरेशन इज इन द नेचर ऑफ एसेट विच इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन, तो ये एक्सपेंस के रूप में कंसिडर करेंगे। तो क्या लिखा है, देखो ये क्वेश्चन 2019 में भी आया है एंड सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन में भी आया है। देन क्या लिखा है, एज पर रेगुलेशन 9 ऑफ सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002 वेयर द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, then such non-cash consideration shall be treated in the books in the of the account of the company where non-cash consideration takes from the depreciable or amortizable asset। मतलब अगर वो depreciable asset है या amortizable asset है, मतलब अगर वो depreciate हो रहा है या amortize हो रहा है, then it shall be carried to the balance sheet। इसको balance sheet में carry forward किया जाएगा एज पर द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अगर नॉन कैश कंसिडरेशन डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है तो इसको एक्सपेंस माना जाएगा एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपने नॉन कैश कंसिडरेशन पे इशू किया है तो उसको एक्सपेंस माना जाएगा कब, अगर नॉन कैश कंसिडरेशन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, और उसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा कब, जब नॉन कैश कंसिडरेशन डेप्रिशिएबल एसेट है। डन। सो विद दिस योर केस स्टडीज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ओवर एंड विद दिस द एंटायर चैप्टर इज ओवर। सो इस चैप्टर को ध्यान से सुनने के लिए और समझने के लिए थैंक यू सो मच।